श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, जिनके साथ इस देश की उम्मीद जुड़ी हुई है, ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक और मित्रों, पहले आचार्य जी और फिर स्वामी जी, आज इस वर्षगांठ के दिन जब जिक्र कर रहे थे कि कैसे इस देश के हित में संघर्ष भी किए, एक नया चिंतन भी देने की कोशिश की और सरकार ने किस प्रकार से उनको निशाना बनाने की कोशिश की, तो मैं सोच रहा था कि स्वामी जी तो एक नई सोच लाकर उसका प्रभाव और दबाव और उसकी छाप देश पर छोड़ना चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो लड़ाई राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से लड़ी जा रही है, पर एक प्रतिस्पर्धा आप दोनों में भी है कि ज्यादा मुकदमे किस पे बनाने की कोशिश की गई। आप पे तो गीतांजलि ट्रस्ट और उसके संगठनों के संबंध में मुकदमे बने, आचार्य जी को तो और प्रकार की कठिनाई भी दी गई, लेकिन शायद ही कोई जांच होगी जो मोदी जी के खिलाफ नहीं हुई और जो प्रचार नहीं हुआ। और मैं हमेशा कहता हूं कि सच्चाई और असत्य में एक अंतर होता है। असत्य बिखर जाता है और 10-12 साल की जांच प्रक्रिया के बाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से पवित्रता के साथ उभरकर मोदी जी भी निकले हैं। स्वामी जी, आप स्वाभिमान की लड़ाई देश में लड़ रहे हैं, उसके कई पहलू हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 10 वर्ष केवल 2 कार्यकाल नहीं होते, 10 वर्ष तो एक प्रकार से युग होता है राजनीति में और सरकार के जीवन में। किसी शासक को 10 वर्ष मिल जाए तो पूरी शासन और देश की दिशा बदल सकता है। मोदी जी को भी तो मुख्यमंत्री बने 12 साल ही हुए हैं और गुजरात में जो परिवर्तन और बदलाव आया है उसकी चर्चा होती है। गुजरात की तुलना आज अन्य प्रांतों के साथ नहीं होती, चाइना के साथ की जाती है कि किसका विकास दर ज्यादा होगा। अभी हमारे कवि मित्र हरिओम जी कह रहे थे कि जवानों का सर काट कर दे दिया जाता है। यही देश के स्वाभिमान का हिस्सा है। चीन जब चाहे हमारी धरती के अंदर 40 किलोमीटर आ जाता है। सरकार चुप रहती है। अमेरिका के पीछे इतना लगी सरकार और प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया कि मेरा सबसे गौरव का समय वो था कर रहे थे जो कश्मीर पे उन्होंने परसों कहा। मैं मानता हूं कि परसों की उनकी बातचीत नहीं हुआ। कश्मीर एक दल का विषय नहीं है। कश्मीर के लिए तो 4 लड़ाइयां लड़ी गई हैं
और बिना देश में किसी की जानकारी के चर्चा के आप कह रहे हैं कि लगभग समझौता हो गया था। तो हमने अपेक्षा की कि इस देश के स्वाभिमान का, इस देश की एकता का प्रश्न है, बताइए तो सही किस विषय पे सोच थी। जो पाकिस्तान के लोग बताते हैं कि जिन तर्कों पे समझौता हो रहा था, मैं उम्मीद करता हूं कि वो ईमानदारी से सही नहीं होंगे, लेकिन अगर सही हैं तो शायद स्वाभिमान का सबसे बड़ा विषय वो होगा। कश्मीर घाटी में से फौज को हटा लीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल को बेमतलब कर दीजिए, लोगों का आना जाना या व्यवसाय व्यापार वहां खुला कर दीजिए। पाकिस्तान के लोग तो ये भी कहते थे कि ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल हो जाए। अब भारत में लोगों के लिए ये कल्पना का विषय नहीं है कि अगर नेतृत्व कमजोर हो तो देश का कितना नुकसान कर सकता है। मोदी जी, आज संभावना ये लगती है कि मतदाताओं ने चाहा और जो आज के संकेत हैं, आप इस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मनमोहन सिंह जी से एक सबक सीख लेना चाहिए हम सबको उनके कार्यकाल से। प्रधानमंत्री का पद नेता के लिए रोजगार नहीं होता, इट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट। जब इतिहास तय करता है तो वो इसलिए तय करता है इस आधार पर नहीं कि आप कितने वर्ष तक उस पद में रहे, कि आपने देश के लिए उसमें क्या किया। और जिस देश में आतंक हर प्रकार का भरपूर है, सीमा पार से भी आ रहा है, देश के भीतर भी माओवादियों का है, जिस देश में 330 करोड़ से ज्यादा, 30, 40, 35 करोड़ के करीब लोग गरीबी की सीमा के नीचे हैं। देवेंद्र जी का मैं भाषण सुन रहा था और ज्ञान ले रहा था कि सबसे खराब परिस्थिति किसान की है और किसान को भी एक न्यूनतम आय मिल जाए, शासन और सरकार को अब ये सोचना पड़ेगा। मैं आज अभिनंदन करता हूं स्वामी जी का इसलिए कि इन विषयों पर केवल सोच देना ही नहीं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर दबाव बनाना भी कि अपनी सोच को भी इस दिशा में बदलकर लाए, इसका प्रयास वो कर रहे हैं। स्वामी जी लगभग पिछले 2 वर्षों से जो टैक्सेशन को लेकर उनके विचार हैं, मेरी और उनकी चर्चा उस पर खूब होती है। पहले दिन मैंने सुना तो मुझे कुछ विचार विचित्र लगा, मैं बार बार उस पर अध्ययन करता जा रहा हूं। ये ठीक कहा आपने कि हमने व्यक्ति का जीवन इस देश में यह कर दिया है कि पैदा होने से लेकर मृत्यु तक उसको केवल टैक्स देना है। जो चीज हम बाजार से खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, जो देश में सामान बाहर से आता है उस पर टैक्स देते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है उस पर टैक्स देते हैं, जो इस नगर की सीमाओं में आता है उस पर टैक्स देते हैं। सड़क पर गाड़ी लेकर चलते हैं तो कार की खरीदारी में, स्कूटर की खरीदारी में टैक्स है, पेट्रोल डीजल पे टैक्स देते हैं, सड़क चलाने के लिए रोड टैक्स भी देते हैं, बिजली का प्रयोग करते हैं तो बिजली पे भी टैक्स है, जिस घर में रहते हैं उस पर भी टैक्स है, कोई सेवाएं करते हैं तो सर्विस टैक्स है, तो इनकम टैक्स तो 30% होगा, सरचार्ज है उसके ऊपर। लेकिन ये सारे अप्रत्यक्ष टैक्स मिला लिए जाएं और इसका अध्ययन किया जाए तो इसकी सीमा कहां पहुंचती है। मेहनत करके जो व्यक्ति कमाता है, एक छोटा सा अंश उसके पास घर में आता है, बाकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो समाज को ही देता है।
और फिर उसके साथ उन्होंने विषय जोड़ दिया कि उसमें टैक्स की चोरी, जिन देशों में आप विषय उठाते हैं स्वामी जी की काला धन क्यों है देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, इसके कई कारण आपको मिलेंगे। अपराध में से पैदा किया गया धन लोग बाहर रख लेते हैं, उससे भी काला धन बनता है। टैक्स की चोरी का पैसा, उससे भी काला धन बनता है। और जहां टैक्स ज्यादा होता है वहां काला धन रखने की प्रवृत्ति भी फिर ज्यादा होती है। और इस देश में टैक्स के ढांचे का सरलीकरण हो, रैशनलाइजेशन हो, इसकी अपने आप में बहुत आवश्यकता है। इसमें कठिनाइयां और चुनौतियां भी हैं। कुछ टैक्स हैं जो राज्यों के हैं, कुछ केंद्र का है। राज्यों से चर्चा, ताकि राज्य मान जाएं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा होगा जो राज्यों के साथ न्याय करेगा। इस सरकार के ऊपर, जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार को तो राज्यों को भरोसा ही नहीं है। कृषि को किस प्रकार से इनसे बाहर रखना है, यह सरल विषय नहीं है अपने आप में। गरीब और अमीर एक ही स्तर का टैक्स दे, यह भी अपने आप में जायज नहीं है। मैं उतना टैक्स दूं और मेरे घर में कर्मचारी जो काम करता है उसको भी उतना ही टैक्स परसेंटेज देना पड़े। इन सब विषयों के ऊपर जो स्वामी जी के साथी हैं, बहुत ईमानदार और अच्छी नीयत के साथ उन्होंने इस सुझाव का निर्माण किया है। पहली बार मुझे स्वामी जी ने ही उनसे मिलाया और कहा, तुम्हें इसको समझ आने में कठिनाई हो रही है, इनसे बैठकर घंटों चर्चा करो, और स्वयं बैठे। और लाभ मुझे भी हो रहा है उस चर्चा का, उनको भी हो रहा है। और निश्चित रूप से इन विषयों पे गौर करके इनके हल ढूंढना, ताकि इससे एक भ्रष्ट व्यवस्था जो आम आदमी को पीड़ित करती हो, वो बहुत इस देश में ना चल पाए, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। स्वामी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता मोदी जी दोनों यहां हैं। पिछले 3-4 वर्षों से हमारी पार्टी काला धन के विषय को लेकर देश भर में आंदोलन चलाती रही है। माननीय श्री अडवाणी जी ने तो पूरे देश में यात्रा निकाली जन जागरण करने के लिए। और जो जो संभव है, कोई ऐसा प्रयास नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी इस देश में काला धन को समाप्त करने के लिए। कुछ कानूनी अटकलें आती हैं तो उनका भी हल ढूंढना पड़ेगा, उनसे भी जूझना पड़ेगा। लेकिन मैं केवल आपसे इतना आग्रह करूंगा कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। आज इस देश में अगर परिवर्तन आना है इस सब में, उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है इस देश में राजनीतिक परिवर्तन लाना। इस सरकार और इस मौजूदा नेतृत्व से इस देश को मुक्ति दिलवाना। और अगर परिवर्तन की राजनीति और परिवर्तन की नीतियां हमें इस देश में चाहिए, तो उसका उत्तर इसी मंच के ऊपर बैठा है। आपका आशीर्वाद रहेगा। आपकी आशीर्वाद और नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी का नेतृत्व इस देश के अंदर निश्चित रूप से उस परिवर्तन को लाएगा। आपने इस कार्यक्रम में हम सबको बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन।